एरे जो हम बात कर रहे थे, डबल डायमेंशनल, सिंगल डायमेंशन, सब हो गया था ना। तो अभी तक किसी ने वो चीज नहीं करी जो मैं आपसे बोल रहा था कि भाई जो एड्रेस आता है, एड्रेस के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके देखते। ये मिटा दूं ना, किसी काम का नहीं है। ठीक, जैसे मेरा ये एरे है, और क्या मैं इसको ऐसे ही कर सकता हूँ डिक्लेयर? क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ डिक्लेयर? कर सकता हूँ, नो इशू। क्या मैं इसको 3 को भी मिटा सकता हूँ? ऐसा क्यों? इसे तो अलाउ कर रहा है और इसे अलाउ नहीं कर रहा। अच्छा, तो तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता था, इस तरह से, ये इस तरह से? अब तो कोई इशू नहीं आ रहा इसको। क्या? डिक्लेयर ही तो करा है। हाँ, इनिशियलाइज नहीं किया। चलो अब बात करते हैं इसके एक डायग्राम की, हल्की सी बात कर लेते हैं। ठीक, ये इसमें क्या क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, ये देख लेते हैं एक बार बस हल्का सा। शेप कहाँ से बन के आएगा? ये रहा। मैं ज़्यादा बड़ी नहीं ले रहा, 2x2 की ले रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा डायग्राम हो जाएगा ना फिर। ठीक, मेरा ये बना कैसे होगा? इस तरह से उसने मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा और इस एरे का 2 पार्ट में इसको बांट दिया होगा इस तरह से। ठीक, इसका नाम है ARR, इसका नाम भी रखा होगा उसने। ये ARR नाम के वेरिएबल को पॉइंट कराया होगा इससे। ठीक, इस एरे जो मेमोरी में हमारा स्पेस है इससे रेफर कराया होगा। ठीक, इसी तरह चल रहा होगा। ठीक, और ये जो हैं, ये और ये कैसे हैं? ये कैसे हैं भाई? ये सारे के सारे हमारे एनोनिमस हैं, अभी तक कुछ है ही नहीं, हमने किसी को इसको पॉइंट ही नहीं करा। जब हम किसी को पॉइंट नहीं करते तो क्या होता है? किसको पॉइंट करेगा वो? नल को पॉइंट करेगा। ये भी पॉइंट करेगा किसको? नल को पॉइंट करेगा। अगर मैं इसको ऐसे कर देता, कैसे, 2/3, तब क्या करता वो? नल नल नहीं होता। तब यहाँ पर भी एक 3 डायमेंशन की एरे होती है और यहाँ पर भी एक 3 डायमेंशन की एरे होती है। ठीक, इसी तरह से जैसे कि मैं अभी बनाने वाला हूँ, ये इस तरह से। ये इसको अगर मैं बांट दूं, आ, ठीक इसी तरह से होती है, होता ना ऐसा ही। और उधर वाले एलिमेंट को भी क्या होता? यही 3 डायमेंशन की एरे उधर भी आती, ऐसे ही होता। वो उसको पॉइंट करता है, वो उसको पॉइंट करता। ठीक, परंतु मैं अगर इसको मिटा दे रहा हूँ और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ मैंने ARR प्रिंट कराने की कोशिश करी। ठीक, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर सब दिखे जा रहा है आपको, कोई बात नहीं। मैं इसको 0 प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में मैं प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ ARR 0 और 0। तो अब बताइए कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत है, किस वाले में कौन सा आउटपुट आने वाला है? कहीं पे एक एक्स्ट्रा आया है क्या? ये एक्स्ट्रा है। ठीक, हाँ जी, ये वाले में आप कह रहे हैं एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। इस वाले में एड्रेस आ जाएगा और इस वाले में क्या आ जाएगा? नल आएगा। पक्का? नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी। देखें जरा रन करके। अब आप देखिएगा इस एड्रेस को बड़े ध्यान से कि ये एड्रेस, ये वाला एड्रेस कैसे आ रहा होगा। इस एड्रेस में शुरुआत इससे हुई होगी, ये वाले एड्रेस में शुरुआत इस वाले में डबल से हुई होगी और ये वाले में सिंगल से हुई होगी। ठीक, उसके बाद आया होगा आपका क्या? इस वाले में आई आया होगा, इस वाले में भी कम से कम आई ही आएगा और इस वाले में फिर एट द रेट करेगा, इस वाले में भी कम से कम क्या करेगा? एट द रेट करेगा। और फिर एक हेक्सा कोड। ठीक, हेक्सा कोड, हैश कोड बोलते हैं हम इसको। ठीक, हैश कोड डाल देगा जो वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक, ऐसे यहाँ पर भी कुछ हैश कोड होगा जो कुछ भी हो सकता है। तो ये देखते हैं रन करके, और यहाँ क्या आएगा वो देखते हैं। अभी नल आएगा, क्या आएगा वो देख लेते हैं। ये मैंने रन किया और यहाँ क्या आया आपका? नल नहीं आया। यहाँ आ गया आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन, परंतु यहाँ तो मेरा नल आया है, यहाँ मेरा हैश कोड नहीं आया। यहाँ तो जो मैंने कहा था वही आया है। ठीक, उसी तरह से आया है। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? तो यहाँ नल क्यों आया भाई? क्योंकि आपकी ये किसी इसको एरे को पॉइंट नहीं कर रही, वो पॉइंट कर रही है किसको? नल को। नल को पॉइंट कर रही है। ठीक, ये भी किसको पॉइंट कर रही है? ये भी नल को पॉइंट कर रही है। मैंने 0 वाले पोजीशन पे करा था, उसके बाद मैंने खाली छोड़ रखा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ एड्रेस दे देता हूँ इसको, यहाँ मतलब साइज दे देता हूँ, तो अब क्या आएगा? नहीं,
अब एड्रेस आएगा और तीसरे वाले में क्या आएगा, 0, तीसरे वाले में क्या आएगा, 0, ठीक, अकॉर्डिंग टू डिफॉल्ट वैल्यू, एरे डिफॉल्ट वैल्यू पकड़ लेता है ना, ठीक। अब देखो ये डबल जो आया है, ये डबल जो आया है, ये इसकी पहचान है, एरे क्लास की पहचान है। ये कहता है कि एरे क्लास, कौन सी क्लास, इंटीजर की रैपर क्लास, इंटीजर है ना वहां पे, इंट है ना, तो किसकी रैपर क्लास, इंटीजर की रैपर क्लास। और फिर ये क्या है, ये हैश कोड है, @हैश कोड। अब जब वो सिंगल डायमेंशन थी, यहाँ पे देखो सिंगल डायमेंशन है, तो वो सिंगल डायमेंशन बन के आया, किसकी, वही इंटीजर की ही बन के आएगी सिंगल डायमेंशन, और हैश कोड के बाद बन के आया वो @ के बाद वो हैश कोड बन के आएगा जो कि एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक। और तीसरे बारी में हमने क्या करा, तीसरे बारी में हमारे पास आया क्या, 0, तीसरे बारी में हमारे पास आया क्या, 0, जो बाय डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप होता था। मान लो अगर मेरा यहाँ पर ये होता तो क्या आना चाहिए था फिर, नहीं नहीं नहीं, वो बाकी के एड्रेस जो आ रहे थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, हाँ वही मैं आपसे सुनना चाह रहा था। तो अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएगा। अब देखो डी आ गया है, वो डबल की रैपर क्लास आ गई ना आपके पास, तो इस तरह से आप जो जो चेंज करोगे ठीक उसी के सॉरी अकॉर्डिंग ये चेंज होता जाएगा। मान लिया जाए मैंने स्ट्रिंग कर दिया, तो आप सोच रहे होंगे ऐसा आ जाएगा, है ना, हाँ आप सोच रहे होंगे ऐसा आ जाएगा, ठीक। जितने भी नॉन प्रिमिटिव हैं, जितने भी नॉन प्रिमिटिव हैं, सबके लिए क्या आएगा, एल आएगा, कैपिटल एल, ठीक। जितने भी नॉन प्रिमिटिव हैं उन सबके लिए कैपिटल एल आएगा। डायमेंशन वैसे ही बनी रहेगी, अगर डबल डायमेंशन है तो डबल डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन है तो सिंगल डायमेंशन यहाँ, और बाकी वही जो इसका पूरा पाथ होगा जावा के लैंग के अंदर स्ट्रिंग नाम की क्लास का, ये @ करके फिर वही हैश कोड आ गया। मतलब एड्रेस तो सिर्फ इतना ही है, ये प्रॉपर एड्रेस है जो दिखा रहा है जितना ये प्रॉपर एड्रेस है, ठीक, क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, अभी भी देखो नल आ रहा है, 0 0 पे क्या आया, नल आया, क्यों आया ये नल, क्यों, हाँ अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप, जब इंटीजर के लिए 0 कर रहा था तो नॉन प्रिमिटिव के लिए भी तो वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लेगा ना, तो हाँ डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी इसके डेटा टाइप की ही एरे के अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर लेगा। तो ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ना करके यहाँ ना करके ये कर देता, अगर ये वाली बात जो मैं अगर कर देता तो क्या होता, अब तो दिख गया ना, चलो अच्छा अब क्या होता, अब क्या होता, नल, नल पॉइंटर एक्सेप्शन और एक एड्रेस भी आएगा, देखें नल, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, बस उसके बाद तो कुछ नहीं बचा। सर किसके लिए चला ये 3 सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से, हाँ 3 है, तो किसके पहले वाले के लिए तो उसने नल दिया क्योंकि मेरी ये एरे को हमने कुछ भी इक्वल करके इनिशियलाइज नहीं किया। जब इनिशियलाइज नहीं किया तो हमने उससे कह रखा है आप नल हो, और हम उस नल से कह रहे हैं कि हे नल तुम अपने किसी मेंबर को लेके आ, तो वो लेके आएगा, जब वो खुद नल है तो वो किसी मेंबर को कैसे लेके आ सकता है। तो अगले बारे में ही उससे हमने कह दिया कि अपने 0 वाले इंडेक्स वाले किसी मेंबर को लेके आ, तो यहाँ पर ही उसका आ गया क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। जब नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ पर ही आ गया तो आगे कैसे जाएगा भाई, गेटिंग अ नॉट, क्लियर है, ठीक है। बात रही यहाँ तक आपकी एरे की। ये आप करके देख लेना, बुलियन के लिए क्या है, कैर के लिए क्या है, कैरेक्टर के लिए क्या है, सब चीजें ये आप करके देख लेना, ठीक। हम बात कर रहे थे वेर अर्थ की। देखिएगा जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ कुछ एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड नाम का एक मैंने मेथड बना दिया, ठीक। और इसके अंदर मैं कर रहा हूँ क्या, आपसे कहता हूँ मैं भाई कि कुछ ऐड करा दे। मान लो मैंने इंटीजर x इज इक्वल टू 500 करा दिया, और फिर इंटीजर y इज इक्वल टू 300 करा दिया, तो और फिर मैंने करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कंट्रोल जेड जेड जेड, क्या हुआ, वो वाली कहाँ से आ गई, चेक फ्रेमवर्क कहाँ से आया ये इंपोर्ट, ये कहाँ से आया, मेरा कोई यूज नहीं है इसका, पहले का ही था, ठीक है। यस x प्लस वाई मैंने करा दिया, ठीक। और अब मैं इनको सबको ऐड को कॉल करने की कोशिश करता हूँ, ऐड कॉल करा, ठीक, और ऐड कॉल करा, ठीक। तो अब क्या ये देगा आउटपुट,
हमेशा एक जैसा ही आउटपुट देगा। इस बात से देखो हमेशा ही वो एक जैसा ही आउटपुट देगा, 800 800 800 800 अपनी मर्जी चला रहा है। इस बात से छुटकारा पाने के लिए हमने इसको क्या कर दिया था, पैरामीटराइज कर दिया था। ठीक, और पैरामीटराइज में मान लो मैंने इंटीजर x और इंटीजर y डाल दिया। ठीक, y डाल दिया और इस x और y को मैंने ऐसे करा दिया, x इक्वल टू 300 और 500 और इस तरह से करा दिया। ठीक, तो या फिर यहाँ जहाँ कॉल कर रहे हैं इसको भी ना कराया और ये भी हटा दिया और x प्लस वाई कर दिया। यहाँ मैं डाल देता हूँ कॉलिंग के टाइम पे। इससे हम मतलब उस चीज़ से छुटकारा पा गए थे। कभी 100 तो कभी 200, वो मेरी मर्जी में कभी क्या डालूँ या कैसे करूँ। ठीक, कभी 25 तो कभी 45। ठीक, और कभी 29 तो कभी 11, 44 तो कभी 66। ठीक, इस तरह से मैंने डाल दिया और रन करके देखा तो ये मेरा जब जब मेरे को जिस तरह की वैल्यू ऐड कराने की जरूरत थी वो ऐसे ऐसे किया। ठीक, क्या हमेशा मैं 2 ही पैरामीटर के लिए बाधित हूँ? नहीं। इस चीज से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास क्या आया, एक एरे का कॉन्सेप्ट आ गया। हम एरे ही पास कर देते हैं, क्या होगा भाई, एरे ही पास कर देते हैं। ठीक, या ऐसे करके मान लो मेरे पास एरे नहीं या कुछ और है, एरे का भी बाद में बताऊंगा ड्रॉबैक क्या था। मान लो मैं चाहता हूँ कि नहीं जी 2 नहीं, अब तो हम 3 ऐड कराए करेंगे। ये तो अभी तक मेरे साथ ड्रॉबैक ये था कि केवल हमेशा कितने, सिर्फ 2 नंबर को ऐड कराया जा रहा है। मैं चाहता हूँ 3 नंबर भी ऐड कराए, तो क्या मैं फिर एक और ऐड मेथड बनाऊं? इस तरह से करके फिर मैं एक और बनाऊंगा ऐड मेथड, जिसके अंदर मैं फिर से डालूंगा क्या, इस ऐड मेथड को ऐड 1 कर देते हैं या ऐड ही रहने देते हैं, ओवरलोड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चल जाएगा वो भी, है ना। इंट z कर दिया और यहाँ पर हमने कर दिया इसको क्या, ये प्लस z कर दिया। ठीक, तो अब मैं 3 वाला भी कर सकता हूँ, ऐड और 1 2 3। ठीक, और ये चल पड़ेगा और जो भी आउटपुट आएगा इसका वो दे देगा। परंतु अब मुझे 4 की जरूरत पड़ रही है, 5 वेरिएबल डालने की जरूरत पड़ रही है, 6 की जरूरत पड़ रही है, 7 की पड़ रही है, तो क्या मैं इतने सारे मेथड बनाऊं? तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे पास क्या आया, एरे वाला कॉन्सेप्ट। मैं सीधे एरे ही डाल दूं भाई, ये जब इतनी सारी चीज मांगी रहे हो आप तो एक एरे ही डाल देते हैं हम। ठीक, और इसके अंदर हम क्या कह देते हैं, इससे एक फॉर लूप चलाओ भैया। ये बंद कर देते हैं, इसको हटाते हैं। हम कहते हैं इससे भैया एक फॉर लूप चलाओ, इटरेटिव वाला नहीं चाहिए हमें, इंडेक्स वाला चाहिए। इंडेक्स फॉर लूप चलाया जिसके अंदर आई की एक्स की लेंथ तक चला दिया और एक वेरिएबल ले लिया हमने, इंट टेम्प इज इक्वल टू 0 करके रख दिया। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस क्या कर देते हैं हम इसको, एक्स का आई, ऐसे करके जुड़वा दिया करते थे। ठीक, और फिर लास्ट में हम प्रिंट करा देंगे क्या, टेम्प को प्रिंट करा दो। यानी कि अब मैं जैसे कि ऐड मेथड को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके अंदर अब मैं 2 3 4 5 8 10 डाल सकता हूँ, लेकिन इसके साथ बाउंडेशन क्या है, इसके साथ बाउंडेशन है पहले तो आप एक एरे बनाओ। ठीक, न्यू इंट और उसका साइज वाइज दो। ठीक, इस तरह से करेंगे ना, और नाम दे देते हैं एरे का, मान लो ए दे दिया मैंने नाम। ठीक, फिर मैं इस ऐड मेथड को कॉल करूँ, फिर इस ऐड मेथड के अंदर एरे को डाल दूं, तब जाकर के ये अपना काम करेगा। अभी ये काम करेगा या नहीं करेगा, करेगा। बाय डिफॉल्ट सबको 0 0 मिल गया होगा। ठीक, अब वैल्यू अगर मुझे डालनी है, या तो मेरे पास 2 ही तरीके हैं, या तो मैं इस तरह से डालूं, ठीक, एनोनिमस एरे बना करके बिना नाम वाली। ठीक, यहाँ डाल दिया 1 2 3 जितने भी मेरा मन कर रहा है वो मैंने डालता गया, वो पूछेगा नहीं मुझसे, बस लाके लास्ट में क्या कर देगा, उन सबका एडिशन दे देगा। इसमें एक बाउंडेशन ये हो गई कि भाई अब हमें एरे बनाना पड़ रहा था। ठीक, और एरे बनाना पड़ रहा था, क्या मेरा मन कर रहा है अब मैं कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं डालना चाहता, तो क्या मैं ऐसे कर पा रहा था, नहीं कर पा रहा था। तब भी दिक्कत आ रही है कि अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए जावा सन माइक्रो सिस्टम वाले पीपल ने, जो जिन्होंने जावा डेवलप किया है, उन्होंने क्या किया, आपके लिए एक स्पेशल मेथड बना दिया। स्पेशल मेथड बना दिया। मैथमेटिक्स में आपके पास हुआ करता था, याद होगा आपको, क्या होता था, एलिप्स, एक्लिप्स नहीं, एलिप्स। इस तरह से डॉट 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 करके ऐसे करके आता था ना, याद होगा जिसने थोड़ी बहुत मैथ वैथ पढ़ी होगी 10वीं क्लास के अंदर, तो इसका मतलब जान रहे होंगे वो, है ना, 2 एंड पॉइंट के बीच में कुछ वैल्यू, याद आ रहा है। या फिर हम जैसे कुछ कहते हैं कि ब्ला 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 और फिर डॉट 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 कर देते हैं, ये भी तो यही मतलब है कि आगे वगैरह वगैरह, इस तरह से यही होता है ना, कुछ भी बढ़ाया जा सकता था। हाँ, टी से हम करते थे, एलिप्स बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये बनाया सन पीपल ने इस तरह का कुछ, तो बनाते हैं इसी को ही। ये बंद कर रहा हूं मैं, फॉर लूप का भी मेरा से 1 मिनट गया। ठीक, यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ इंट डॉट डॉट डॉट। ठीक, वेर आर्ग डल गया, कोई इशू, कोई इशू नहीं।
वेर अर्ग क्या कहता है कि भैया आपकी मर्जी, आप कितने भी उसके अंदर आर्ग्यूमेंट डालो, कितने भी आप उसके अंदर आर्ग्यूमेंट डालो, 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ कैच करने के लिए बैठा हूँ। इंटरनल जो आपकी कोडिंग होगी उसके अकॉर्डिंगली मैं आपका काम करा दूंगा। ये करा था इसने, यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करा दो और टेम्प को ही प्रिंट करा देते हैं। मान लो मेरा ऐड मेथड है और मैं उसके अंदर कुछ भी नहीं करा रहा, तो उसे कोई शिकायत नहीं। आप कुछ भी एलिमेंट नहीं डाल रहे, मत डालो, क्या फर्क पड़ता है? क्या बोलेगा? कहाँ एरे नहीं लगाया? ये लगाया ना, एलिप्स लगाया ना, अभी तो लगाया एलिप्स, अभी एलिप्स बताया ना। एलिप्स मतलब आप कितने भी एलिमेंट डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक डालो, डालो ही मत, 4-5 डालो, 25-50 डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कैच करने के लिए बैठा हूँ। ठीक, इसको डिक्लेयर करने के 2 तरीके के हैं, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं, परंतु एक्स के बाद ऐसे करने की कोशिश मत करना, कभी सोचो कि ये तो ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप वेरिएबल के बराबर में या डेटा टाइप के बराबर में, लेकिन जो प्रेस्क्राइब्ड है, जो रिकमेंडेड है, वो ये वाला नहीं है। रिकमेंडेड है हमेशा ये वाला, डेटा टाइप के बराबर में ही होना चाहिए, ये रिकमेंडेड है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा? क्या आउटपुट आएगा? क्योंकि टेम्प में ऑलरेडी क्या पड़ा है? 0 पड़ा है, तो भैया 0 ही आएगा, और टेम्प को हम प्रिंट करा रहे हैं फॉर लूप के अंदर, तो वो जाएगा ही नहीं। ठीक, अब देखते हैं। ऐड कराया 1, 2, 3, 4, 5, ये डला दिया और हो गया। अब कोई एरे वगैरह तो नहीं डालनी पड़ी, कोई एरे तो नहीं डालनी पड़ी, तो अब क्या आउटपुट आना चाहिए? सीधी सी बात है, 15 आ जाएगा, सबको जोड़ देगा ना भाई। ऐड मेथड अपने आप में कहता है मैं सबको जोड़ दूंगा। ऐसा क्यों हो रहा? मतलब अभी एरे के साथ जब हम कर रहे थे तो वहाँ एक ड्रॉबैक था, हमको समझ में आ रहा था कि मैं इसके लिए स्पेसिफाइड जगह में दे रहा हूं। हाँ, ये जो एलिप्स करा है ना, एलिप्स, ये एलिप्स कहता ही है हमसे कि मैं तो भैया रेडी हूँ, आप कितने भी एलिमेंट डालो, चाहे भले ही आप एक भी मत डालो, मैं तब भी रेडी हूँ। हाँ, ये आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इसको 5 और 5 करके ऐसे करके और भी डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु वहाँ ड्रॉबैक क्या था? आपको ऐसा मेथड बनाना पड़ रहा था, इंटीजर 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 करके 10 बार बनाना पड़ता, नहीं तो फिर एरे टाइप का कुछ बनाना पड़ रहा था। ठीक, और एरे के लिए क्या था भाई? आपको अलग से एरे डालनी पड़ रही थी, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था। तो उन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए या उन सब चीज़ों को स्मार्टली यूज़ करने के लिए जावा पीपल ने क्या कहा आपके लिए? ये बना दिया वेर अर्ग्स। तो वेर अर्ग्स का किसी को कोई इशू यहाँ तक समझ में आ रहा है? जब आप वेर अर्ग दे ही चुके हो, जब आप वेर अर्ग दे ही चुके हो, यहाँ नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि एरर आ गई। ठीक, यहाँ कराते हैं। जब आप वेर अर्ग दे ही चुके हो तो क्या हम इसको ओवरलोड कर सकते थे या ऐसे भी कर सकते थे? इंट बी डाल देते हैं। ये कौन बोल रहा नहीं? क्योंकि जब वो पहले ही रेडी बैठा है कितने भी एलिमेंट लेने के लिए, तो भैया ये क्यों डाल रहे हो आप? अब वो सीधे सीधे से कह देगा कि जब भाई मैं ही बैठा हूँ रेडी सारे एलिमेंट लेने के लिए, तो ये वाली बेवकूफ़ी अब आप क्यों कर रहे हो? ये कह देगा सीधे सीधे कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? एक डाल के कौन सा तुमने कुछ खास बात कर ली? जब मैं ही बैठा हूँ रेडी, आप 2 डालो, 15 डालो, 25 डालो, मैं तैयार हूँ ना। ठीक, तो जहां वेर अर्ग आएगा वहां आप उसी टाइप का इस तरह से कोई एलिमेंट अगर नेक्स्ट नहीं डालोगे तो आपको इशू आएगा। गेटिंग और नॉट? सर सेम डेटा टाइप पे डिफरेंट भी। अभी इसको भी करके देखेंगे। यहाँ तक किसी को वेर अर्ग में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अच्छा, ये करके क्या मैं कोई दूसरी तरह का चीज डाल सकता हूँ? अच्छा, इधर रख सकते हैं, ये कह रहे हो आप? ये कौन बोला? यानी कर करके देख लिया पहले ही? पहले जरूर डाल सकते हो आप, पहले उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेर अर्ग आने के बाद आप कोई दूसरा नहीं डालेंगे। एक वेर अर्ग डालने के बाद कोई दूसरा आप नहीं डालेंगे। क्यों भाई? क्योंकि उसने पहले ही आज़ादी दे दी वेर अर्ग को कि अब आप जितने मर्जी एलिमेंट ले लें, उसके बाद आपके पास कोई बाध्यता नहीं है। ठीक, लेकिन अब आप कोई दूसरा एलिमेंट डाल के उसे डिस्टर्ब कर रहे हो। मुझे दूसरे डेटा टाइप का चाहिए तो पहले डालो ना, हाँ, कुछ चाहिए, कुछ फ्लोट टाइप का चाहिए, कुछ इन टाइप का, कुछ लोड टाइप का। ये लो भाई साहब, ये
फ्लोट डाल दो। एक ही वेयरहाउस में इंट भी चाहिए तो ये लो, सॉरी वेरर के बाद तो वेरर आना पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। एक फ्लोट आपके पास आ सकता है। हाँ बताइए क्या कहना चाहते थे आप? मैं चाहता था कि मतलब एक या एक से ज्यादा फ्लोट ले लूं और इंट भी ले लूं ऐसे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आपका वेरर आ ही जाएगा तो आपको दूसरी चीज अलाउ नहीं करेगा करने के लिए। अगर आप ऐसा मान रहे हैं कि पहले फ्लोट ले लूं या पहले एक फ्लोट टाइप की एरे ले लूं, फ्लोट टाइप की एरे में तो आपको बाउंडिंग है क्या, एक ऑब्जेक्ट बना के डाल दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वेरर का पहला नियम क्या है कि मैं अपने बाद किसी और को आने नहीं दूंगा। यानी कि अगर आप ऐसे करते इसको भी वेरर बनाने की कोशिश करते तो ये अपने बाद की, चाहे भले ही दूसरा वेरर आने वाला हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बाद किसी दूसरे को नहीं आने देगा। ये भी नियम बांधा है उन्होंने। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ जी बिल्कुल। नहीं, एरे बना के डालो ना अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग एरे बना के डालो। और भी तरीके हैं, मेथड डाल दो ना पूरा पूरा, मेथड के अंदर फ्लोट का वेरिएबल बना लो। और भी तरीके हैं भाई। एरे बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंट टाइप के एरे बना दो। हाँ, एरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल के साथ तो वो बाउंडिंग है कि भाई उसके बाद आप नहीं डालोगे कुछ भी। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ जी बोलिएगा। इसका ड्रॉबैक ही तो यही है। आप जब चाहते हो कि भाई मैं तो बहुत सारी वैल्यू फ्लोट की भी डालना चाहता हूँ, बहुत सारी वैल्यू इंट की भी डालना चाहता हूँ, डबल की भी डालना चाहता हूँ, परंतु एक बारी में एक मेथड के अंदर एक ही वैर अर्ग अलाउ होगा, उसके बाद कोई सा भी चीज अलाउ नहीं होगी। वेर अर्ग से पहले आप ले सकते हो सिंगल सिंगल करके या ऑब्जेक्ट टाइप का, एरे टाइप का बना करके, उसे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उसके बाद अगर आप लेने की कोशिश करते हो तो वहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या कहेगा देखिएगा, वेर के बाद जैसे ही मैंने इंट डी करा तो देखो क्या कह रहा है। The variable argument type int of method add must be the last parameter। वो कह रहा है कि मुझे लास्ट पैरामीटर होना चाहिए था। ठीक, चलो जी इसको लास्ट पैरामीटर कर देते हैं, इसकी भी बात मान लेते हैं। कंट्रोल एक्स करा और इसको लास्ट पैरामीटर कर देते हैं। ठीक, और यहाँ कर देते हैं एक और वेर। अब ये वाला कहेगा कि मुझे लास्ट होना चाहिए था, अब ये वाला कहेगा कि क्या वेर है ना, वो कहेगा मुझे लास्ट होना चाहिए था। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले कुछ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वेर अपने बाद किसी भी एलिमेंट को आने नहीं देगा। हाँ, ओवरलोड ही तो हो रहा है ये, और क्या हो रहा है देखो। अभी लो एक और बना देता हूँ, ऐड नाम का मेथड, ओवरलोड ही तो हो रहा है ये देखो। ये लो, मैं कुछ डालता ही नहीं, ऐसे ही रख देता हूँ, ओवरलोड हो गया। ऐड करा और ये सारे के सारे खाली छोड़ दिए। सॉरी, वो वेरर की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ऐसा वाला हमारा वेरर कॉल कर सकता है, तो ऐसा मेथड बनाने का कोई औचित्य नहीं है। गेटिंग और नॉन? वॉइड इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड, क्या प्रॉब्लम आया भाई? अब नहीं यार, ओवरलोड कर रहे हैं ना हम तो। अच्छा, मेथड के अंदर ही हो गया। हाँ, ये लो हो गया आपका। ठीक, हाँ आई थिंक ब्लैंक भी हो सकता है ऑब्वियसली। ठीक, क्लियर है, किसी को कोई इशू? ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इसके अंदर बनता है। ऐसे बन गया और ऐसे बन गया। ठीक, मैं यहाँ कुछ प्रिंट नहीं करा रहा, सिर्फ पहचान के लिए ये करा रहा हूँ। ठीक, और इसको प्रिंट करा देता है वेर अर्ग मेथड, और कुछ चीज नहीं प्रिंट करा रहे। ये टेम्प वाली बात को भी चलो रखा रहने दो, टेम्प क्या फर्क पड़ रहा है। ये लो, इसे कहते हैं वेर अर्ग मेथड। ठीक है, अब मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ। क्या ये करा मैंने, ऐड किया और इसके अंदर 5 डाल दिया, ऐसे किया और इसके अंदर 5 डाल दिया, तो बताओ आउटपुट क्या आना चाहिए? ऐसा क्यों भाई?
वेरी गुड। आर्गुमेंट एक बात कर, ऐसा क्यों हुआ? तो आर्ग्यूमेंट एक वाला तो ये भी था। मान लो ये वाले को मैं कमेंट मार दूं, कहाँ गया? नॉट अ वेरिएबल वाला यहाँ से स्टार्ट है ना, ये रहा। मान लो इससे मैं कमेंट कर दूं, तब तो वो वाला चल जाएगा, देखो चल रहा है। परंतु इसे अगर मैं कमेंट नहीं करूं, तब वो वाला ना चल के ये वाला चला। ऐसा क्यों हुआ भाई? हाँ, जो इंटरनल मेथड रिजोल्यूशन होता है एग्जैक्ट मैच के साथ होता है। और हमने डाला क्या है यहाँ पे? इंट। इंट डाला है तो एग्जैक्ट मैच कौन सा मिला इसको? इंट वाला ही मिला, यही वाला मिला। ठीक, अगर मैं इसको ऐसे चला दूं, तब तब कौन सा चलेगा? तब भी एग्जैक्ट मैच दिखेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाली छोड़ो या ना छोड़ो। वेरर भले ही खाली वाले को अलाउ करता हो, लेकिन उसका एग्जैक्ट मैच किससे मैच कर रहा है? उसी मेथड के पास जाएगा। देखो चाहो तो कंट्रोल करके सीधे उस पे गया। गेटिंग और नॉट? परंतु अगर ये ना होता, तब सेकंड प्रायोरिटी उसके पास है। अब देखो उसके पास जाएगा। अब इसके पास नहीं आया, सीधे वेरर वाले मेथड के पास आया। सर वेर को बिना लूप लगाए मतलब उसकी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं? वेर अर्ग बिना लूप लगाए उसकी वैल्यू को कैसे प्रिंट, मतलब मैं समझ नहीं पाया। मतलब सर बिना लूप लगाए एक्स को प्रिंट कराने की कोशिश अगर मैं खाली एक्स को प्रिंट कराऊं, ये देखते हैं, चलो अभी हाथ के हाथ करते हैं ना उसी चीज को। ये लो, आप कह रहे हो एक्स को प्रिंट कराना है, ठीक, और प्रिंट करा के देख लेते हैं बस। इसमें कुछ वैल्यू डालूं या ऐसे रहने दूं? ऐसे रहने देते हैं। ठीक, करा हमने तो क्या आया? सिंगल डायमेंशन एरे इंटीजर टाइप का और उसका हैश कोड। दैट्स इट। सर सर ऐसा इसलिए क्योंकि वेर अर्ग इंटरनली एरे क्रिएट करता है। ठीक, उसने खुद बता दिया ना आउटपुट में, देखो साफ साफ इंटीजर टाइप की एरे है। अगर मैं ये एड्रेस से आपको अवेयर नहीं कराता, तो आप इसको कुछ एक एड्रेस टाइप का डिजाइन मान के चलते, तो आपको कभी पता ही नहीं चलता कि ये क्या चीज है। अब समझ में आ रहा है इंटरनली उसने क्या किया होगा? एरे बनाई होगी। ठीक है, मतलब सर वैल्यूज निकालने के लिए हमेशा हमें हमेशा इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, इंडेक्सिंग करनी ही पड़ेगी। हमेशा एक लूप लगाना पड़ेगा। हाँ, लूप लगाना पड़ेगा। आपकी मर्जी, चाहो तो फॉर लूप लगा लो, या फिर एक था ना एक और, याद आ रहा है? वाइल तो ये सब लूप वाले हैं। दूसरे वाले एक था, भूल रहे हो आप, क्या था? फॉर ईच इंट कॉलन एक्स, ऐसा ही कुछ था। और ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, और इसको कर देते हैं प्रिंट। ये नहीं करना हमने, यहाँ करना था हमें क्या? टेम्प इज इक्वल, अच्छा कुछ मैंने कॉपी भी तो किया था ना। हाँ, सर ये सिंगल डायमेंशन होता है ना सर ये। अभी उस पर भी बात करेंगे। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एक्स आई की, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक एक बारी में आई भी तो लेके आएगा उठा के। और लास्ट में आपको प्रिंट करा लेना चाहिए क्या? कहीं एरर आ रही है? अच्छा, अब सही है, इसे भी हटा देते हैं। लास्ट में हमें क्या करा लेना चाहिए? प्रिंट टेम्प, दैट्स इट। आप फॉर लूप लगाओ, फॉर ईच लूप लगाओ, ये आपके ऊपर है। क्लियर है? कुछ डाले नहीं इसलिए 0 आया, कुछ डालोगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो कर देगा। ठीक ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? वेरर समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में वेरर? कंस्ट्रक्टर आपका क्लियर करा दिया था मैंने। वेरर में मुझे लगता है आप कुछ खास ऐसा बचा नहीं है। क्लास देखते हैं कितनी देर की हो गई। आधे घंटे की हो गई है। लंच टाइम कितने बजे होता है आपका? है अभी तो बहुत सारा टाइम है ना? हाँ हाँ। तो वेरर क्लियर है? आगे बढ़े। वेरर पे कुछ बचा है, एक बार गो थ्रू कर लो अगर कुछ बचा हो तो, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा कई बार ना अच्छी चीज दे देता है। शायद इसमें अगर कुछ अच्छा दे रखा हो तो वो हम कवर कर लेंगे। वेरर कुछ इतना बस हो गया कवर हमारा, इतना खास उसमें कुछ है नहीं। दिख रहा है आपको? ठीक है, मैंने तो देख लिया भाई, आप देखो अगर कुछ बचता है तो। ठीक, मेरे अकॉर्डिंग सब कवर है। बात करते हैं हम किसकी? स्विच की। ठीक,
हम जब कभी भी बात कर रहे थे इफ की, ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, फ्रेशली वर्क करते हैं, ये सारा खत्म हो जाता है तो हमारे पास बचेगा क्या। अच्छा एक चीज और बची थी भाई, ये जो मेन मेथड है, मेन मेथड, क्या मैं इसको वेरर, क्योंकि वो भी तो एरर ही मांगता है, क्या मैं इसे वेरर से चला सकता था? देखें, स्ट्रिंग वेरर, कंपाइलर को कोई आपत्ति नहीं, पहले भी नहीं होती थी, चाहे मैं डालूं या ना डालूं, कंपाइलर को तो मेथड ही दिख रहा है। अगर ये एक बार भी रन हो गया तो इसका मतलब वेरर उसका रिप्लेसमेंट कर सकता है। तो मैंने क्या बताया था आपको, वेरर इंटरनली क्या बनाता है, जब ये इंटरनली जाके एरे बनाने ही वाला है, और वो भी किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, तो इंटरनली जाके वो रिप्लेस मार देगा और रन टाइम पे जेवीएम को वही मिल जाएगा, स्ट्रिंग एरे मिल जाएगी। तो क्या कोई एरर आएगी रन टाइम पे? क्यों? उसे तो सिर्फ एरे चाहिए, वो भी स्ट्रिंग टाइप की, जो कि ये बना के दे रहा है इंटरनली। तो अब कैसी है प्रॉब्लम आने के लिए आएगी? पड़ता है, किसको कॉल करना पड़ता है? मेन मेथड को, जेवीएम ही करेगा ना। हाँ, जेवीएम अपना पूरा सिंटेक्स पहचानता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग टाइप की एरे। इंटरनली ये स्ट्रिंग टाइप की ये एरे बना के देगा, बना के नहीं देगा? बट सर जब वैल्यू देंगे तब तो बनाएगा ना सर। वैल्यू कौन सी देंगे? जब हम ऐसे लिखते थे तो क्या हम वैल्यू देते थे? जब हम ऐसे लिखते थे तो क्या हम वैल्यू देते थे? तब भी तो हम वैल्यू नहीं देते थे। और सब दूसरा मेक मेथड बनाएंगे सेम वैसा, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? अभी तो पहले इस तक देखते हैं, तो रन करें, चलो बताओ भाई, रन हो जाएगा? नहीं होगा, कितने लोग कह रहे हैं? नहीं होगा। ये तो रन हो गया। अभी बता रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, इंटरनली वो एरे बनाएगा स्ट्रिंग टाइप की, जेवीएम को जब उसकी मिलने वाली, मैच करने वाली चीज मिल ही गई तो वो क्यों नाराज होगा? ठीक, अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं इसको अगर ऐसे बना दूं स्ट्रिंग करके, यहाँ पर ये इस टाइप का कुछ कह रहे थे आप, तो भैया डुप्लीकेट मेथड नहीं हो जाएगा क्या? ऐसा तो तब भी हो रहा था ना, जब हम इसको ना करके ऐसे कर रहे थे ऊपर, हम इसके अंदर क्लास के अंदर नॉर्मल वाला जब बना रहे, तब भी तो डुप्लीकेट मेथड की एरर दे रहा था, तो इसके साथ क्यों नहीं देगा? कंपाइलर को तो सिंटैक्स ही चेक करना होता है ना। जब उस कंपाइलर कंपाइल करते वक्त देख लेगा कि वेर आरजीबी हमारा इंटरनली एरे बना के दे रहा है, और आप फिर एक और एरे बना रहे हैं, वो भी उसी मेथड की, ना तो ये ओवरलोडिंग कहला रहा है और ना ही मेथड का नाम दूसरा है, ओवरराइडिंग यहाँ तो नहीं होगा, वो अलग चीज है। ठीक है, तो ये चल जाएगा। ठीक, ये मैंने बताने को चाहता तो शुरू में भी बता सकता था, जिस दौरान मैं आपको ये वाली चीज बता रहा था कि स्टैटिक पब्लिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक, ये तो हम कर सकते हैं, परंतु वो वाली चीज मैंने नहीं बताई थी उस टाइम पे, क्योंकि तब तक हम वेर से अवेयर नहीं थे। तब आपको लगता है कुछ डॉट 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 लगा दिए थे इन्होंने और चल पड़ा था। अब इस डॉट डॉट का मतलब समझ में आया आपको? है क्या ये? इंटरनली ये भी एक एरे क्रिएट करता है उस टाइप की, जिस टाइप का आपका डेटा टाइप है, वो चाहे प्रिमिटिव हो चाहे नॉन प्रिमिटिव हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करेगा इन एलिप्स डॉट 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 के बिहाफ पर। ठीक, क्लियर है? हाँ, इक्लिप्स नहीं होगा। हाँ, चलो स्विच पे काम करें, स्विच पे काम करते हैं। भाई मैं ऐसे कर रहा हूं इंटीजर x इज इक्वल टू 5 कर लिया। ठीक, अच्छा एरर इसलिए क्यों आ रही है बताओ? कोई बोल के एरर आ रही है? सतीश आप बताएंगे। सतीश, ये एरर क्यों आ रही है? क्योंकि सर आर्गुमेंट में टाइप कर दिए तो स्ट्रिंग टाइप ARGS टाइप स्ट्रिंग टाइप कर दिए ना, स्ट्रिंग ARGS टाइप कर दिए। तो ये स्ट्रिंग मिटा दो तो सही हो जाएगा? नहीं पढ़ रहे हो सतीश। डुप्लीकेट हो रहा है ना सर। क्या डुप्लीकेट हो रहा है? वेरिएबल कौन सा वाला? हाँ, अब सही बोला आपने, सही है, वो डुप्लीकेट हो रहा था इसलिए एरर आ रही थी, क्योंकि वो एक्स भी क्या है, इस बॉडी के लिए लोकल है, और लोकल वेरिएबल क्या नहीं हो सकते, डुप्लीकेट नहीं हो सकते। ठीक है, ग्लोबल भी डुप्लीकेट नहीं हो सकते, लेकिन ग्लोबल और लोकल दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके एक ग्लोबल और लोकल दोनों सेम हो सकते हैं। ठीक, क्लियर है? ऐसा कभी हो सकता है
कि कोई बालक हमारे प्रधानमंत्री का नाम ग्लोबली अगर जाना जाए तो नरेंद्र है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने घर में किसी बालक का नाम नरेंद्र ना रखें क्योंकि एक का रखा जा चुका ग्लोबली? नहीं हो सकता ना ऐसा। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है जब मेरे घर में पहले ही एक नरेंद्र नाम का व्यक्ति नाम रखा जा चुका है, फिर अगला दोबारा रखूंगा तो फिर गड़बड़ होने के चांस है ना। ठीक, चलो इफ मैं सिर्फ चला के डायरेक्ट चला समझा रहा हूं आपको। तो स्विच का मतलब क्या है? हाँ, स्विच का ही तो मतलब बता रहा हूँ। पहले इफ से भूमिका तो बना लूं वो वाली। इफ x इक्वल टू 1 है तो प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट कर दे भाई? 1। एल्स इफ क्या x इक्वल टू 2 है तो प्रिंट कर दे, क्या 2 कर दे भाई। ठीक, अभी मैं इसको एल्स इफ को कॉपी कर लूंगा, बार बार कौन टाइप करेगा इतनी देर तक। ठीक, और ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, और इसको भी कर देते हैं क्या 3, और इसको कर देते हैं क्या 4, और 4, और इसको कर देते हैं क्या 5। कोई नहीं मुझसे बोलेगा यार, जो मैं जिसे पूछूंगा वो बताएगा यार 4 की स्पेलिंग गलत हो गई विशाल, वो पहले स्पेलिंग 4 की गलत हो गई थी, अभी ठीक है? ठीक है। भाई बुरा मत मानना, कभी कभी नाम याद आ जाता है किसी किसी का तो उसे पूछने का मन कर जाता है। ठीक, तो अब देखो तो हमारे कितने सारे एलसिफ चल गए, कितने सारे एलसिफ चल गए। जब 5 एग्जैक्ट मैच कर गया तो क्या हुआ 5 को प्रिंट कर दिया, और लास्ट में मैंने कराया इसको एक एल्स, अगर कुछ मैच ना करे तो क्या कह देगा नॉट इन लिस्ट, ऐसा कर दो चाहे। ठीक, मान लो अब मैंने यहाँ पर 5 की जगह क्या कर दिया 7 कर दिया और रन करा तो क्या आ जाएगा नॉट इन लिस्ट। तो ये इसका जावा पीपल का, सन पीपल का कहना ये है कि जब आपको मल्टीपल इफ एल्सिफ लगाने पड़ रहे हैं तो समझदारी ये है कि आप एक हमारा बना बनाया टूल यूज कर लो। वो टूल है क्या स्विच केस। स्विच केस, अब स्विच केस बिल्कुल ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आपका स्विच बोर्ड काम करता है। स्विच बोर्ड में मान लो आपके 3 बटन लगे हैं, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3। 1 फैन ऑन कर देता है, 2 लाइट ऑन कर देता है, और 3 एग्जॉस्ट ऑन कर देता है। ठीक, तो आपकी चॉइस है, अब आपके पास चॉइस है कि आप कौन सा वाला बटन दबाएं। ठीक, मैंने आपसे कहा पर बोर्ड पे चौथा बटन भी था एक, पर मैंने आपको कहा कह के भेजा कि काम करने वाले सिर्फ 3 ही बटन है। ठीक, तीनों बटन में मैंने आपसे कहा कि दबा के देखो क्या हो रहा है। आपने जैसे ही 1 करा फैन ऑन हो गया, क्योंकि 1 के साथ कोडिंग लिखी है किसकी, फैन को ऑन होने की। आपने जैसे ही 2 करा ऑन तो क्या हो गया लाइट ऑन हो गई। आपने जैसे ही 3 ऑन करा एग्जॉस्ट फैन हो गया। आपने जैसे ही 4 वाला करा तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, स्विच केस ऐसे ही काम करता है। आपने पहले वाले पुराने जमाने की वो रेडियो हुआ करते थे, रेडियो नहीं टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे ना, कैसेट लगाते थे उसमें खट 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 बटन होता था, एक बारी में एक ही बटन दबाया जा सकता था, है ना, 2 बटन नहीं दबते थे उसके अंदर। जब कभी भी हम कोशिश करते थे तो एक अचानक से ऊपर हो जाता था। तो स्विच केस भी ऐसा ही कहता है, वो कहता है एक बारी में एक ही चॉइस को मैं आपको अलाउ कराऊंगा, क्योंकि मैं कन्वर्ट हुआ हूँ इफ एल्स इफ से। वहां भी तो एक ही चॉइस मैच कर रही थी। अभी आप मेरे को ये कह सकते थे कि सर हम दोनों बटन दबा दें, पंखा भी चला दें, लाइट भी जला दें, तो इसलिए वो टेप रिकॉर्डर वाला एग्जांपल दिया। ठीक है, नहीं हो जाता था, खराब होने के चांस होते थे। भाई देखो, आपने 4 रिफिल वाला पेन देखा है, आता तो एक बारी में एक ही था, पर आप कोशिश करोगे चारों को निकालने की, भले ही 2 निकलने की कोशिश करें पर पेन टूट जाएगा ना। ठीक है, यस। अब बात कर रहे थे हम स्विच केस की। स्विच में स्विच ध्यान दीजिएगा,
सारे 53 कीवर्ड जो कराए थे उसमें ये भी था ना, और जितने भी 53 रिजर्व कीवर्ड कराए थे सब स्मॉल लेटर में थे। याद आ रहा है? ठीक, नहीं आ रहा? अच्छा, ठीक। स्विच और केस, स्विच के बाद मुझे बनानी केस एक्सप्रेशंस। ठीक, स्विच में ऐसे मैंने पैरेंथेसिस बनाया और केस डाल दिए, डिफॉल्ट डाल दिया। ठीक, चलो बात करते हैं केस की। केस अभी मैं इंटीजर वैल्यू के साथ काम करता हूँ बस। केस 1 और इसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके हम प्रिंट करा देते हैं वही 1। ठीक, केस 2 और यहाँ भी हम प्रिंट करा देते हैं क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके 2। ठीक, और केस डिफॉल्ट में हम क्या करेंगे, ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर ये होगा ना, बाहर निकाल देना। इस केस का मैंने वो नहीं दिया बॉडी। सिंगल स्टेटमेंट में बॉडी दो या मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मल्टीपल स्टेटमेंट होती है तब देनी होती है। फिलहाल मैं बॉडी दे देता हूँ। ठीक, क्लियर है? अब बात करते हैं इसकी डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कैसे कहता है हमारा, वही नॉट इन लिस्ट लिख देते हैं। ठीक, ठीक है। अब हम कीज में क्या डालें भाई, देखो ये हमने जो डाला है, ये जो कर रहे हैं 1 2, ये किस टाइप के हैं, इंट टाइप के हैं। तो ये की भी हमारी किस टाइप की होनी चाहिए थी, इंट की। ऐसे ही होता, मान लो मैंने यहाँ डाल दिया 2, ठीक, या मैंने यहाँ डाल दिया, चलो 2 ही डाल दिया। ठीक है, 2 डाल दिया तो आउटपुट क्या आना चाहिए था, आउटपुट क्या आना चाहिए था। जिसने भी बीटेक में करा है स्विच केस, थोड़ा सा वो भी अपनी बुद्धि पे जोर दे और अपनी पुरानी शक्तियों को याद करे। क्या आएगा आउटपुट, 1 आएगा। ये तो 2 और नॉट इन लिस्ट दोनों आ गया, आ गई यार। ये तो 2 और नॉट इन लिस्ट दोनों आ गया। यहां काम आता है आपका ब्रेक। मान लो अगर मेरी चॉइस 1 होती तो 1 से तो मैच करता ही, परंतु उसके आगे के सभी चला देता, क्योंकि बीच में हमने कहीं पे भी ब्रेक नहीं दिया, बीच में हमने कहीं भी ब्रेक नहीं दिया। तो ऐसे स्टेटमेंट को रोकने के लिए हमारे पास होता है क्या, ब्रेक। और यहाँ भी आपके पास क्या होगा, ब्रेक। और आप सोच रहे होंगे कि सर डिफॉल्ट पे ब्रेक लगाने की क्या आवश्यकता, हटा दें इसका ब्रेक। ये लो, इसका ब्रेक हटा देते हैं। और मेरे कोडर ने डिफॉल्ट को यहाँ की जगह यहाँ रख दिया था। स्विच कुछ गड़बड़ हुई क्या, डिफॉल्ट की बॉडी गई क्या, हाँ डिफॉल्ट की बॉडी गई ना, और नीचे सब सही है। अब एक एक्स्ट्रा यहाँ रह गई। ठीक, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। क्लियर है? कंट्रोल ए और F फॉर्मेट कर देते हैं, अपने आप दिख जाएगा कहाँ क्या गड़बड़ है। ठीक, यहाँ दिख रहा है आपको, ये हो गया। अब देखो मेरी चॉइस जो है, मेरी चॉइस 1 नहीं है जी। देखो अगर मेरी 1 होगी तो वो चल जाएगा, एग्जैक्ट मैच चला देगा, परंतु मेरी चॉइस 1 नहीं है, 11 है। ठीक, तो क्या करा दिया उसने, तो इसका मतलब डिफॉल्ट के बाद भी ब्रेक होना चाहिए था। अब आप पूरे आज़ाद हो, किसी को कहीं से कहीं तक कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक, ब्रेक सब जगह लग गया। ब्रेक क्या कहता है आपसे, ब्रेक क्या कहता है आपसे कि कंडीशन को मैं ब्रेक कर दूंगा। मतलब ब्रेक सिर्फ और सिर्फ 2 ही जगह लगाया जा सकता है। देखें जरा, ये मैंने एंटर किया, एक इफ स्टेटमेंट बना दी, इफ 5 इज इक्वल टू 5 करा, और यहाँ मैं लगाने की कोशिश करता हूँ ब्रेक। तो ये क्या कह रहा है ब्रेक को, देखो, ब्रेक कैन नॉट बी यूज आउटसाइड ऑफ ए लूप और ए स्विच। यानी कि ब्रेक के लिए 2 ही जगह बची अब, लूप और स्विच। या तो लूप को ब्रेक करेगा वो, या स्विच को ब्रेक करेगा। तो ब्रेक और कहीं नहीं लगाया जा सकता। साफ साफ इसने कहा ना, देखो, ब्रेक कैन नॉट बी यूज आउटसाइड ऑफ ए लूप और स्विच। तो ब्रेक, हाँ, लूप में ब्रेक लगाने की कंडीशन जहाँ भी, लूप में ब्रेक लगाने की जरूरत है। हाँ, जब देखो मान लो मैं चाहता हूं कि मेरा नंबर एग्जैक्ट मैच हो जाए, उसके बाद लूप चेक करना बंद कर दे। मान लो 1000 बार चलना था इस लूप को, लेकिन मेरा 47वें नंबर पे मैच कर गया,
मैं चाहता हूँ यहीं रुक जाए आप, वहाँ ब्रेक लगा दो ना कंडीशन मैच करा के, है ना। तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। एक बार लूप में लगा के देख लें। स्विच वाला भी हम करते हैं बात, इसको बाद में एक बार लूप में लगा के देख लेते हैं। फॉर इंडेक्सिंग वाला और एक्स वाई की लेंथ हटा के यहाँ मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, मान लो 5 डाल देता हूँ। एक इफ कंडीशन डालता हूँ, क्या इफ i इक्वल टू 3 तो मेरा लूप ब्रेक हो जाए। जैसे ही i 3 हो जाएगा तो मेरा लूप क्या हो, ब्रेक, अन्यथा फिर क्या करता रहे, मेरे i को प्रिंट करता रहे भाई। ठीक, तो ये क्या करेगा, सीधी सी बात है, क्या कहा उसने, देखो i की वैल्यू हमारी क्या है, i की वैल्यू मेरी 0 है। ठीक, और क्या करा उसने, i की वैल्यू फिर 1 हुई, फिर i की वैल्यू 2 हुई, फिर i की वैल्यू 3 हुई। 3 पे होते ही i की वैल्यू को उसने प्रिंट कर दिया। ठीक, और वो 3 मिली और उसे तुरंत मिलते ही ब्रेक कर दिया। मान लो ये प्रिंट स्टेटमेंट में बाहर कर दूं तो इससे पहले की जो भी वैल्यू हुआ करती थी वो सबको प्रिंट कर देगा। और ये क्या 3 क्यों करा भाई इसने, 3 नहीं करना चाहिए था इसको। ओके ओके ओके, तब तक तो वो 3 हो चुका था, तभी तो किया। और यही काम अगर मैं बाद में करता, कहाँ गया, यही काम अगर मैं बाद में करता इसके, तब क्या वो 3 को प्रिंट करता, वो पहले ही ब्रेक हो चुका होता, पहले ही ब्रेक हो चुका होता। तो ब्रेक 2 ही जगह लगेगा आपका, कहाँ, स्विच में और लूप में। कंटिन्यू की भी बात करेंगे, कंटिन्यू को अभी मैंने यहाँ पर नहीं मिक्सअप करना चाहता, कंटिन्यू बहुत अच्छे से और तरीके से समझाऊंगा। ठीक, अभी ये बताओ स्विच केस और ये ब्रेक डिफॉल्ट, इन सब चीज़ों का कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपने अभी तक शायद ही डिफॉल्ट भी नहीं पढ़ा था ना, स्विच केस और डिफॉल्ट, ये इसका वो है डिफॉल्ट, और कहीं आप यूज नहीं करेंगे। देखो अभी इस डिफॉल्ट की बता दी, आपको बता दूं कि ये सारा क्या है, कंबाइंड स्विच केस डिफॉल्ट एक पैकेज है। इन्हें केस को आप तुम कहीं और यूज करने की कोशिश करो, है तो कीवर्ड, परंतु और कहीं यूज नहीं होगा। अगर करने की कोशिश भी करोगे तो वो बता देगा आपको, कंपाइलर बता देगा आपको। केस में कर रहा हूं तो वो क्या कह देगा, केस कैन द सिंटैक्स एरर ऑन टोकन केस डिलीट दिस टोकन। मान लिया इसको मैं यहाँ ना डाल करके किसी इफ में डाल देता हूँ, इफ स्टेटमेंट में यहाँ मैं केस कर देता हूँ, कंडीशन की जगह मैं डाल देता हूँ, पहले कंपाइलर एरर टिक कर लेते हैं ना, ये ट्रू कर देते हैं इसको। ठीक, और यहाँ केस डाल दिया, ठीक, केस डाल दिया, परंतु ये एप्लीकेबल नहीं है, लैपटॉप ये एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है, स्विच केस का यूज समझ में आया भाई? किसी को अगर कुछ पूछना है तो बताइएगा, इतना मौका भी लग गया सोचने का, समझने का, वार्तालाप करने का, अपने विचारों को आदान प्रदान करने का। कुछ आ रहा है समझ में? केस ऐसे कहीं भी यूज नहीं कर दोगे, ना डिफॉल्ट ना केस, सब किसके पार्ट हैं, ये सब किसके पार्ट हैं, स्विच के। यहाँ ऐसे आप यूज नहीं कर सकते, किसी को डिफॉल्ट को या केस को ऐसे यूज करोगे तो बोल देगा कि ये भाई एरर है, यहाँ पर इसको डिलीट करो। ठीक है, क्लियर है? तो स्विच केस क्लियर हो गया आपका, बचा क्या, कंटिन्यू बचा, उसको मैं सेपरेट कराऊंगा क्योंकि भाई इससे आप जोड़ के चलोगे तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा, मैं उसे अलग कराऊंगा। भले ही किसी टॉपिक के साथ जोड़ के करा दूंगा, लेकिन यहाँ आप कराऊंगा क्योंकि ये अभी फ्रेशली आपके माइंड में इम्पैक्ट कर चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि इसे आप तो इधर उधर टॉपिक हिल जाए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, एरे की जो बातें कराई थी वो उसे भी आप पहचान लेना कि कैपिटल आई क्यों आ रहा है, वो कैपिटल डी क्यों आ रहा है, और वो जो एंगुलर स्क्वायर ब्रैकेट जो आ रहा है कई बार सिंगल आ जाता है तो कई बार डबल आ जाता है, क्यों आ रहा है वो। ठीक है, हमारा जो एक्चुअल मेमोरी का एड्रेस है वो है @ के बाद वाला हैश कोड, @ के बाद वाला हैश कोड, उससे पहले वाला वो एक रिकॉग्निशन है, पहचान है कि ये एरे क्लास है इंटीजर टाइप की रैपर, ये एरे क्लास है नॉन प्रिमिटिव टाइप की। मान लो यही चीज मेरी डबल एरे करके करता तो क्या आता, एल आता। पता है ना आपको नॉन प्रिमिटिव के लिए क्या आता है? जैसे भाई ये तो जावा बनाने वालों ने बनाया ना, केवल ऐसा थोड़ी करा उन्होंने। हाँ, वो मैं मान रहा हूँ आपकी बात, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव के लिए ही नहीं किया उसने ऐसा उसने बुलियन के लिए भी किया है। देखो, नहीं जी, बुलियन के लिए कैपिटल भी नहीं किया,
देखो कहीं कुछ एरर आई है क्या? अच्छा सॉरी, ठीक। और मैं करना चाह रहा था क्या, यही बात, बी को हम प्रिंट करना चाह रहे थे। तो अब आप देखिए जरा, कहीं कैपिटल बी दिख रहा है आपको? वो तो उनको जो मैच करने वाला मैच एग्जैक्ट मिल गया वो दे दिया उन्होंने। भाई बुलियन के लिए आपका वो कैपिटल बी क्यों नहीं आया? ठीक है, नॉन प्रिमिटिव के लिए उसने एल रखा, और बाकी जिनकी रैपर क्लास थी उनके लिए उनका रैपर क्लास के नाम से रख दिया, और जिसकी नहीं है उसके लिए एल रखा, बुलियन के लिए जेड रख दिया। आप देखो, ठीक। तो इसका मतलब कोई ऐसा आंसर मतलब आप सो ढूंढने की कोशिश मत करो, और ना ही टाइम वेस्ट करो नेट पे, वो एल का मतलब मिलने वाला है नहीं, ठीक। कंस्ट्रक्टर छोटा सा टॉपिक नहीं है ना, आपका लंच ब्रेक भी होने वाला है 2-4 मिनट बाद, 12 मिनट बाद, तो कंस्ट्रक्टर इतनी जल्दी नहीं होने वाला। कंस्ट्रक्टर में ओवरऑल मोटी मोटी चीज़ तो वैसे मैंने करा रखी है आपको, है ना। सिर्फ एक वही वाला टॉपिक बचता है शायद, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ही बच रहा है ना। चलो मेरा क्या जाता है, मैं तो करा दूंगा भाई, मेरे को क्या शाम तक कराता रहूँगा। आप मेरे साथ लगभग 8-10 घंटे बैठो, मैं तो पूरी जावा ही करा दूंगा। चलो कंस्ट्रक्टर, ठीक। कंस्ट्रक्टर की अगर मैं डेफिनेशन पूछूं तो क्या होता है भाई? भाई एक एक करके, आराम आराम से एक एक करके, प्लीज, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। आप बताइएगा अभिषेक। Consider it a special type of method. Its name same as the class name, and it haven't any return type. हाँ, कंस्ट्रक्टर और नॉन स्टैटिक ब्लॉक में क्या फर्क है? ये एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक है, इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, हेलो। और एक कंस्ट्रक्टर है डबल एरे, इसके अंदर भी मैं कुछ प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, बाय, ठीक। अब मुझे ये बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? एग्जीक्यूट तो वो भी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही होगा, एग्जीक्यूट ये भी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही होगा, पहले तो होगा नहीं ना। तो दोनों में क्या फर्क हुआ? लेकिन सर कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट बनाते ही कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। हमारे इंस्टेंस ब्लॉक के पास पैरामीटर्स नहीं होते, कंस्ट्रक्टर के पास पैरामीटर हो सकते हैं, पहला फर्क। और कुछ किसको? इसको हम दिस से नहीं कर सकते, क्यों? ये लो, हो तो गया दिस, नहीं हो रहा। हाँ, फंक्शन की बात कर रहे हो, ये लो, इसको मैं यहाँ ना करके प्रिंट नहीं करा करके ये हटाता हूँ, और ये हटाता हूँ, इसको यहाँ करके आ गया, ये लो। तो ये नहीं होगा, ओके ओके ओके, पैरेंटिकली, हाँ क्या नहीं, डिफॉल्ट वाला तो करता, अच्छा इंटीजर डाल रखा है ना हमने, हाँ। तो सर उसमें कैसे कॉल हो जाएगा? ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, तो दिस करके तो इसको नहीं कर सकते, परंतु हाँ, परंतु ये एक तो आपने फर्क बताया इसका, बैटरी लो हो गया भाई। एक फर्क आपने बताया इसका क्या, कि ये पैरामीटराइज है। दूसरा क्या है, रिकॉर्डिंग होने, दूसरा क्या है, दूसरा कौन सा फंक्शन? तो क्या कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस फंक्शन यूज होता है? अच्छा,
इस तरह से रिकर्सिव हो जाएगा। सर हो जाएगा कहाँ हो रहा? हाँ, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करूं? डिफॉल्ट दीजिए सर, वो डिफॉल्ट बना दीजिए। ये लो, डबल एरे बनाया और ये करा और ये कर दिया, ठीक। 5 हटा दीजिए। अब दिस नहीं, ऐसे क्यों करवा रहे थे आप? अभी सर इसको कॉल नहीं कर पाएगा, किसको नहीं कर पाएगा? नॉन स्टैटिक ब्लॉक को। सर दिस क्यों? कंस्ट्रक्टर में यूज कर सकते नॉन स्टैटिक है ना ये तो क्या मैं इसमें कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकता? बोलो क्यों? सर कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर से कॉल कर सकते कंस्ट्रक्टर को, हाँ वो कर सकते, क्यों नहीं? ये ऐसे हम कॉल कर सकते हैं? कर तो पा रहे हैं, कर तो पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट बन रहा है। डायरेक्ट हम वैसे नहीं कर पाते, दूसरा फर्क ये आ गया। और कोई फर्क? यस सर वेरी गुड। तीसरा फर्क क्या आया? कंस्ट्रक्टर आपके, भाई वो लगा दो ना, बंद हो जाए, क्या फायदा? तीसरा क्या था? वो आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है हमारे, परंतु स्टैटिक ब्लॉक नहीं करता, स्टैटिक ब्लॉक नहीं करता। चौथा फर्क क्या है? सर जब जब मतलब अगर कंस्ट्रक्टर ओवरलोड भी हुआ है तो जब हम किसी कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब तक इंस्टेंस चलेगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर ऐसा नहीं है। चौथा क्या हुआ? कंस्ट्रक्टर ऑलवेज फॉलोड बाय नॉन स्टैटिक ब्लॉक या इंस्टेंस ब्लॉक। पहले इंस्टेंस ब्लॉक करता है ना, उसके बाद कंस्ट्रक्टर इसको फॉलो करता है, ऐसे ही तो होता है। जबकि नॉन स्टैटिक ब्लॉक कभी भी कंस्ट्रक्टर को फॉलो नहीं करेगा। 4 फर्क हो गए। आपके पास अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि जब सारा ही काम आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला यानी कि इंस्टेंट क्रिएट करने वाला नॉन स्टैटिक ब्लॉक में करा सकते थे तो कंस्ट्रक्टर की क्या आवश्यकता पड़ी, या इन दोनों में कंस्ट्रक्टर में और इसमें क्या फर्क है, तो आप ये 4 पॉइंट अगर चिपका दोगे तो कोई नहीं काट पाएगा आपकी बात। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये बात बताइए, क्या कंपाइलर हमारे लिए कभी कंस्ट्रक्टर बनाता होगा? इसी अभी 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 जो ये मेरा बना हुआ है, इस केस में कंपाइलर ने कुछ किया होगा कोड के साथ? किया होगा। अब भी क्या होगा? हाँ, कंपाइलर ने देखा अच्छा इसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो बना ही रखा है तो वो हमारे लिए बनाएगा नहीं, परंतु वो इंटरनली क्या लिखेगा इसके अंदर? सुपर को लिख डालेगा। अच्छा, अब मैंने ये सुपर वगैरह सब कुछ लिख दिया तो क्या अब कंपाइलर कुछ करेगा अपनी तरफ से? अब कंपाइलर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि एग्जैक्ट कंपाइलर जैसा क्रिएट करता था वैसा वाला ही हमने भी बना दिया। अब कंपाइलर को कोई इशू नहीं है, कंपाइलर को ऐसे वाला चाहिए। सुपर क्यों लिखता है वो मालूम है? दिस क्यों नहीं लिखता? ऑब्जेक्ट नहीं, हाँ पेरेंट, पेरेंट क्लास को, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। तो पहला प्रायोरिटी पेरेंट क्लास को देता है। हाँ जी, पहला प्रायोरिटी नहीं, एग्जीक्यूशन जब कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होने वाला होगा तो पहले आपका सीधे वो कॉल हो जाएगा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। क्लियर है? चाहो तो इसको आप बना के भी देख लो, एक हल्का सा बना के दिखा देता हूँ। ये मैं यहाँ पे कोई है हमारे पास एक बनी हुई छोटी सी क्लास जिसमें कुछ ज़्यादा कोड ना लिखा हो, चलो मैं ही बना देता हूँ। ठीक, ये क्लास बना दिया, ये डबल एरे था, इसको करके बना देते हैं हम। ठीक, ये लो, और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, कुछ नहीं कराते, यहाँ इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं जिसके अंदर ठीक है ये लिखवा देते हैं। क्लियर है? अब देखो ये डबल वाला, इसमें कहीं एरर आ रही है, कहीं एरर टिक करते हैं इसकी, कहाँ एरर आ रही भाई? नहीं आ रही। ठीक, एक्सटेंड्स कर दिया, ठीक, इसको कर दिया, ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, ये भी हमने कंस्ट्रक्टर बनाया।
ये दिस वाली बात को मैं डिलीट मार, ठीक ठीक है। अब मैं रन करने की कोशिश करता हूँ, क्या कुछ होगा, आउटपुट आएगा कुछ, क्या आ जाएगा, हाँ कैसे आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ आना चाहिए इसको। कंपाइलर सुपर लिख के ऑब्जेक्ट ही नहीं बना। अब करते हैं असली बात, ठीक। जैसे हमने न्यू डबल एरे करके बनाया, और अब देखो क्या होगा, ये डबल एरे बनते ही ये गया होगा इसके पास, कॉल करने गया होगा इसको। तो यहाँ मैं प्रिंट करा लेता हूँ कुछ ऐसी बातें जो हमें बता दें कि भाई मैं, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, अर्ग एरे और डबल एरे, ऐसे आएगा। अर्ग एरे को तो मैंने कॉल भी नहीं किया, इंटरनली यानी कि मेरे कंपाइलर ने बनाया और उसने सुपर लिख डाला, सुपर लिखने की वजह से वो पेरेंट के पास गया और पेरेंट क्लास को कॉल करने पहुंच गया। गेटिंग और नॉट। अब मैं अगर इसको ऐसे कर देता, अगर मैं इसको ऐसे कर देता तब क्या करता, सेम। अब मैं सुपर पे देखो ये करके करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लिक करूंगा तो देखो कहाँ जाएगा। अगर इसका भी सुपर होता तो, अगर इसका भी सुपर होता तो देखते हैं ये कहाँ जाएगा। गया ऑब्जेक्ट के पास, सबका पेरेंट कौन भाई, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट पेरेंट नहीं है अब हमारी डबल एरे का, ऑब्जेक्ट कौन हो गया ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। सर यहाँ सुपर दिस फंक्शन का यूज करें तो, अच्छा, यहाँ सुपर की जगह क्या करते हैं हम, दिस करते हैं, तो दिस को वो अलाउ नहीं करेंगे। मेरे माय डियर, मैं इसको मिटा ही दूं, ये लो। अब बताओ जरा, आप वो तो जबरदस्ती आर्गुमेंट पास करा रहे हो ना, मैं बनाता ही नहीं। अब बताओ सुपर नीचे ऐसा कुछ करने भाई, आप उसे मजबूर कर रहे हो कि अपने पेरेंट्स से नाता तोड़ दे, अपने आप को ही कॉल कर। ऐसा वो नहीं करने देगा, ऐसा वो नहीं करने देगा। उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ही कहती है कि आपकी पहली लाइन जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के देगा, सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कराएगा। सुपर कंस्ट्रक्टर क्या है, आपका पेरेंट। अगर ये मैं ऐसे नहीं करता तो ये डिफॉल्ट किसको लेने जाता, डिफॉल्ट लेने जाता आपकी ऑब्जेक्ट क्लास को। लेकिन आपने जब यही रूल को अवॉइड करने की कोशिश करी कि नहीं भैया कहीं मत जाओ, इसी को कॉल करना, तो क्या कर दिया आपने, आपने रूल को फॉलो नहीं किया। चलो जी आपका करते हैं सुमित, क्या थे आपका वो, इसके अंदर मैं डाल देता हूं सुमित इंट आई, ठीक है। और अब दिस कर रहे हैं, अब दिस कर रहे हैं। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोड किया, उसमें वैल्यू पास कर दें, 5 कर दिया, ठीक। तो अब आपने तो इनडायरेक्टली वो उसको ऐसा फोर्सफुली आपने उसको कराया, इस तरह से नहीं कराया। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ होगा, आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा, दोबारा बोलिएगा। हाँ हाँ, तो बाय डिफॉल्ट आपका फिर से तो वही काम हुआ, ये तो फिर आ गया, ना चाहते हुए भी फिर आ गया। हम नहीं बनाएंगे तो कंपाइलर बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे तो कंपाइलर बनाएगा भाई, ठीक। परंतु अगर वो होता ही नहीं तब, अच्छा क्या मैं इसको ऐसे कर सकता था, क्यों नहीं कर सकता, मैं वहां जाकर के एक वो बना दूं ऐसा ही, पेरेंट में जाकर हाँ वहां जाके मैं ऐसा बना दूं, अगर ये लो तो उसे क्या इंट आई, सॉरी इसके अंदर नहीं, इसके अंदर, ठीक। अब क्या प्रॉब्लम होने वाली है, कुछ आया, दिक्कत आई कुछ, ये क्या आया और इज अनडिफाइंड, यहाँ कहाँ ये सुपर लिख के, ऑब्वियसली क्योंकि इससे एग्जैक्ट मैच वाला कंस्ट्रक्टर सुपर की क्लास के पास पड़ा है, ठीक। और ये क्या करेगा, कंपाइलर इसके भी यहाँ पे एक डिफॉल्ट वाला बना देगा, यानी कि ये वाला बना देगा, ये वाला कंपाइलर इसके भी यहाँ पे बना देगा। परंतु ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो ये पैरामीटर वाले का, इससे एग्जैक्ट मैच वाला पेरेंट के पास है, तो उसकी बाउंडेशन हो गई, उसके पास बाध्यता हो गई
कि आप अपने पेरेंट के एग्जैक्ट मैच वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल क्यों नहीं करा रहे, तब आपको यहाँ पर सुपर करके उसके अंदर कुछ पास करा दोगे, उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू? सर वहाँ डिफॉल्ट दे देते तब भी यहाँ नहीं सर, वहाँ पेरेंट क्लास ARR एक और डिफॉल्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो, फिर एरर नहीं एरर नहीं आएगी। ये लो, ये मैंने बनाया और ये एंटर कर दिया और ये मैंने मिटा दिया, ठीक, और ये सारा डिफॉल्ट कर देते हैं इसको। और सर वहाँ से आर्गुमेंट हटा दीजिए। हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ गया ये रहा। कहाँ? यहाँ से कह रहे हो? यहाँ से अगर आर्ग्यूमेंट हटाओगे तो एग्जैक्ट मैच ढूंढ लेगा। अच्छा सॉरी, वहाँ कंस्ट्रक्टर मिल गया, एग्जैक्ट मैच जैसा सुपर का मिल गया सर वहाँ। सुपर भी हटा दिए तो चल जाएगा ना फिर? तो कोई एरर नहीं देगा। हाँ जरूरी नहीं कि उसका ऑब्वियसली यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? कंस्ट्रक्टर के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो कंस्ट्रक्टर की एक्सेस स्पेसिफायर होता है, ये पता है ना आपको एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? क्या? जो एक्सेसिबिलिटी तय करता है, और वो है कौन कौन से? पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड। तो इसके साथ यही एप्लीकेबल है, और बाकी तुम लगाओगे तो भाई साहब प्रॉब्लम आने वाली है। आप इसके साथ पब्लिक तो लगा सकते हो, ठीक, इसके साथ आप प्राइवेट भी लगा सकते हो, ठीक, लेकिन एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक नहीं लगा सकते, कीवर्ड फाइनल नहीं लगा सकते। एप्लीकेबल उसके साथ मॉडिफायर, सॉरी एक्सेस मॉडिफायर कौन से हैं? नहीं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। और डिपेंड करता है ये कि आपकी क्लास किस टाइप की है, ठीक, उससे मैच करने वाला भी चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। सर इसमें हमको डाउट है। हाँ, स्पेसिफायर और एक्सेस मॉडिफायर में सर। स्पेसिफायर और एक्सेस मॉडिफायर, देखिए स्पेसिफायर शब्द अगर आपने अलग से ढूंढा हो तो मैं नहीं जानता। एक होता है मॉडिफायर और एक होता है एक्सेस मॉडिफायर, ठीक। आई थिंक मॉडिफायर को शायद आप स्पेसिफायर कह रहे होंगे, मैं नहीं जानता उसको, उस वर्ड को। मॉडिफायर आपके मेथड का बिहेव का, सॉरी मेथड का वेरिएबल का बिहेव चेंज कर देता है, बिहेव चेंज कर देता है। और एक्सेस मॉडिफायर उसकी एक्सेसिबिलिटी चेंज कर देता है, कहाँ से कहाँ तक उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट तो है ही, देखो है ही नहीं कुछ। प्रोटेक्टेड, क्या हम अपनी क्लास को प्रोटेक्टेड बना सकते हैं? बना सकते हैं। जब क्लास को प्रोटेक्टेड नहीं बना सकते तो कंस्ट्रक्टर कैसे बन जाएगा? जब क्लास को आप प्रोटेक्टेड नहीं बना सकते तो कंस्ट्रक्टर कैसे बन जाएगा? इसलिए ये वाला नियम भी गया उसके लिए। सर ये क्लास को प्रोटेक्टेड करने का, हाँ, क्लास को अगर आप प्रोटेक्टेड कर देते हो तो प्रोटेक्टेड का पहले तो रूल बताओ क्या है, कहाँ से कहाँ तक का उसको एक्सेस होता है? विदिन द पैकेज, विद इन द पैकेज, है ना, आउटसाइड द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज भी, आउटसाइड द पैकेज, लेकिन एक शर्त होती है, हाँ, ठीक, परंतु आपने इसको यहीं प्रोटेक्टेड कर दिया तो वो विद इन द पैकेज वाला रूल वायलेट हो जाएगा। विद इन द पैकेज वो मेंबर के लिए बात करता है आपसे, ना कि डायरेक्ट क्लास के लिए बात करता है। क्लास अपने आप में मेंबर नहीं है। हाँ, उसकी इनर क्लास बना के डाल दो, कोई नहीं रोकेगा, वहाँ प्रोटेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि इनर क्लास क्या है, वो मेंबर कहलाएगी। इनर क्लास को कोई नहीं रोकेगा, ठीक, लेकिन आप मेन क्लास को प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते, ठीक है। भले से उसको एक्सटेंड कर दें दूसरे पैकेज पर भी। प्रोटेक्टेड कर ही नहीं सकते तो एक्सटेंड क्या का सवाल ही नहीं उठता ना भाई। ये देखो ना, प्रोटेक्टेड कर ही नहीं सकते, PROTECTED क्या हो गया भाई? प्रोटेक्टेड हाँ, प्रोटेक्टेड, ठीक। अब देखो क्या कहा उसने, इलीगल मॉडिफायर फॉर द क्लास डबल एरे ओनली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फाइनल आर परमिटेड। कौन कौन सा? पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तब, फाइनल तो हम कर ही सकते हैं, इनहेरिट नहीं करेगा फिर वो, और क्या करेगा, यही परमिटेड है बस। कहाँ प्राइवेट है? कहाँ प्राइवेट होता है? प्रोटेक्टेड और प्राइवेट तो हो ही नहीं सकते भाई। ये देखो
सर सिर्फ इनर क्लास में अभी इनर वाले को कर लोगे, इनर वाले को कोई इशू नहीं है। देखो फिर दोबारा वही बात कह रहा है, ओनली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फाइनल आर परमिटेड। डिफॉल्ट भी तो क्लास डिफॉल्ट तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है, तो इसलिए उसको स्पेसिफाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, क्लियर है? तो रिमूव करने को कह रहा है तो रिमूव कर देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? तो कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको पता चला कि उसकी पहली लाइन क्या मेरे कंस्ट्रक्टर की, ये देखो मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसके अंदर इसको प्रिंट करा दूँ, मैं इसको प्रिंट कराना चाह रहा था, तो एरर आ जाएगी। पहली लाइन सुपर या दिस होगी, कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन सुपर या दिस होगी। चलो देखते हैं, सुपर तो है ही, कहाँ गया एक, अभी इसने बनवाया था ना सुमित ने, सुपर यहाँ करा था शायद, दिस करके करा था ना, दिस। ठीक, परंतु मैं ये मिटा करके क्या अगली लाइन सुपर कर सकता हूँ? यही बाउंडेशन सॉरी इन मेथड्स के साथ भी है। ये मेथड भी अपने आप को कहते हैं कि हम पहली लाइन में ही जाके बैठेंगे। ठीक, हेलो, ये मेथड भी अपने आप में क्या कहते हैं कि हम पहली लाइन में जाके बैठेंगे। ठीक, चलो इसकी बात मान लेते हैं। सुपर कहता है कि मैं पहली लाइन में रहूंगा, कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट, चलो हटा के इसको पहली लाइन में डाल देते हैं। अब दिस नाराज हो जाएगा, देखो क्या कह रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी एक कंस्ट्रक्टर के अंदर ये दोनों साथ साथ आ जाएं। ठीक, क्लियर है? पहली लाइन में दोनों कर दीजिए सर। कैसे करूं पहली लाइन में, कैसे करूं पहली लाइन, या ऐसे? तो आपको क्या लग रहा है ये लाइन को गिनता है? वो तो जैसे ही ये पाया एंड ऑफ द स्टेटमेंट, कॉमा लगा के ट्राई किया तो भी नहीं होगा। क्लियर है? हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि इसे भी मिटा दिया जाए तब तो सिंटैक्टिकल एरर आ जाएगी। ठीक, कॉमा वो अलाउ ही नहीं करता ऐसी जगहों पर। एक साथ कैसे? ऐसे ऐसे नहीं, हाँ नहीं लिख सकते, हाँ बिल्कुल नहीं लिख सकते, पॉसिबल नहीं है। तो क्या ऐसे पॉसिबल है? क्यों नहीं है? कुछ बनाओगे ऐसे वाली चीज तो जरूर होगा, कुछ बनाओगे ऐसे वाली चीज तो ये जरूर कहेगा। कुछ बना लो ऐसे वाली चीज। ठीक, ठीक, अब क्या करें, इसकी रिटर्न ओ सॉरी नहीं होगा, रिटर्न तो हम कर ही नहीं पाते इसके अंदर। हाँ, ऐसे हो जाएगा अगर मैं इसको, ये हो गया और रिटर्न स्टेटमेंट, चलो डाल देते हैं एक, रिटर्न न्यू डबल एरे। नहीं जाएगा क्या? ठीक है, और ये इसके अंदर गया एज ए दिस के अंदर ये आ गया, और मेथड मांग रहा है आपसे ये, यार होना, अच्छा सॉरी, ये कंस्ट्रक्टर हो गया और वो क्या हो गया, वो मेथड हो गया। इसे भी एक बार मेथड बना लें तो मेथड भी हो गया। चलो इसको ऐसे ना करके इसकी रिटर्न टाइप भी डाल देते हैं, ये इसकी रिटर्न टाइप डाल देते हैं, इंट बनाया, रिटर्न डाल दिया। अब क्या इशू आ गया भाई इसको? सर दिस फंक्शन से थोड़ी ना कॉल कर पाएंगे हम, दिस कीवर्ड से यूज करते हैं, दिस डॉट करके सर मेथड को दिस कीवर्ड से, हाँ दिस से तो डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर जाएगा। हाँ, इस तरह से आप कर सकते हैं, ऐसे भी तो नहीं हो रहा। सर दिस कीवर्ड से जो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फिर हमें।
लेकिन ये होना चाहिए, अगर मैंने इसके अंदर ये डाल दिया। सर वो ऑब्जेक्ट बना के हम डॉट करेंगे उसके रेफरेंस वेरिएबल से तब आएगा, ऐसे तो सिर्फ वो आएगा कंस्ट्रक्टर। पूरा पूरा मेथड मांग तो रहा है। ओके, समझ में आया? क्योंकि वो उसे एज अ मेथड ट्रीट कर रहा है और हम दिस को यूज करा रहे हैं। तो चक्कर क्या है, दिस आपका डायरेक्ट किसको कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर को, और हमने यहाँ इसे बना दिया था क्या, मेथड। सिर्फ इसकी वजह से वो चेंज हुआ, सिर्फ इसकी वजह से वो चेंज हुआ। अब क्या कहलाएगा, वो मेथड कहलाएगा। पर इट इज नॉट रिकमेंडेड इन जावा कि आप मेथड का नाम भी क्लास के नाम के जैसा बनाओ, ठीक। इट इज स्टुपिडिटी, ठीक। ये एक पागलपन है कि आप मेथड के नाम का क्लास के नाम का मेथड बनाओ। कंपाइलर अलाउ कर देगा, रन भी होगा, पर ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, ठीक। एक चीज हम कर सकते थे कंस्ट्रक्टर के साथ, क्या, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर वाली बात मैं आपको कराऊंगा, अभी कल करा दूंगा, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि सिंगलटन का कॉन्सेप्ट आएगा। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हम वहीं बनाते हैं जहां हम उस क्लास के सिर्फ और सिर्फ अपने अनुसार गिने चुने ऑब्जेक्ट बनाना अलाउ कराएं, अपने अनुसार गिने चुने ऑब्जेक्ट बनाना अलाउ कराएं। ये बात गलत है अगर आप कहो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाना अलाउ कराएं। हमारी मर्जी, हम कितने भी ऑब्जेक्ट गिने चुने। मैं चाहता हूँ उस क्लास के सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऑब्जेक्ट बने, तो मैं कोड इस तरह का लिखूंगा कि वो 3 से ज्यादा बनाएगा ही नहीं। मैं चाहता हूँ उस क्लास का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बने, तो वो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाने देगा ही नहीं। जो सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना अलाउ कराता है उसे हम कहते हैं सिंगलटन, ठीक। जो 2 ऑब्जेक्ट बनाना अलाउ करे उसे क्या कहते हैं, डबलटन। जो 3 ऑब्जेक्ट बनाना अलाउ करे उसे कहेंगे मल्टीटन। एक सिंगलटन, डबलटन, मल्टीटन कॉन्सेप्ट हैं, आप केवल सिंगलटन तक सीमित मत रह जाना, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ तक रखते हैं।